नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी। तेल अवीव से चौथी फ्लाइट से 274 भारतीय नागरिक पहुंचे दिल्ली। स्वदेश पहुंचे नागरिकों ने मोदी सरकार का जताया आभार। गजा में बड़े जमीनी, समुद्री और हवाई हमले की तैयारी में इजराइल। हजारों लोगों को उत्तरी गजा से दक्षिण की तरफ पलायन। अमेरिका ने इजराइल की सहायता के लिए भेजा दूसरा समुद्री बेड़ा। टकराव में अब तक 3600 से अधिक की मौत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम में ऐतिहासिक ट्रान क्वोक पेगोडा का किया दौरा। बाग निम में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का किया अनावरण। कल करेंगे 18वीं संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत, 23 जख्मी। प्रधानमंत्री ने जताया दुर्घटना पर गहरा शोक। मृतकों के परिजनों को पीएम रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 की राहत राशि की घोषणा। आईसीसी वनडे विश्व कप में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच मैच जारी। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए रखा 285 रन का लक्ष्य। और शारदीय नवरात्रि के पहले दिन देश भर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने देशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामना। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी है। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने इजराइल से लौटे भारतीयों की अगवानी की। वीके सिंह ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को तिरंगा देकर उनका स्वागत भी किया। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि इजराइल में रह रहे भारतीय लोगों को वापस स्वदेश लाने का अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सही समय पर सही निर्णय लेने की वजह से ही ये संभव हो पाया है। अंतर्गत चौथी फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है और तकरीबन 270 से अधिक पैसेंजर्स को लेकर वापस आई है भारत। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस मिशन को? चूंकि 3 फ्लाइट्स आ चुकी हैं, चौथी भी आ चुकी है और आगे भी प्लान है। लोगों से प्रतिक्रिया अच्छी मिल रही है क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटीज बंद हैं, कुछ अभी हो नहीं रहा है, और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, काफी लोग हैं जो कि वापस आना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने उनको सबको लाने के लिए एक पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है उसके लिए है। अभी स्पाइस जेट की फ्लाइट आ रही है, यही वापस जाएगी शाम को। फिर जो बाकी लोग हैं, जैसे जैसे लोग बाग आते हैं जो अपने को रजिस्टर कर रहे हैं एम्बेसी में, उनको लेकर आ रहे हैं। सर, हमने पिछले भी कई फ्लाइट्स में जो लोग आए थे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि बड़ा टाइमली है। तो चूंकि आप भी इस बारे में जानते हैं कि क्या परिस्थिति वहां पर खड़ी है लोगों के लिए और कितना खतरा है उसके बीच में। नहीं, मैं तो कहूंगा कि मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समझा है कि टाइमली क्या चीज होती है। नहीं तो आमतौर पर जब भी हमने मिशंस किए हैं वो तब देर हो जाती है, उसके अंदर लोग बाग निकलते नहीं है, लोग बाग आना नहीं चाहते। जब हम लोग कहते हैं भाई अभी आप रजिस्टर करिए और चलिए, तब कोई नहीं करता। यहाँ पर मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन भी जल्दी हुआ है और जो लोग आना चाहते हैं, खासकर आपने देखा होगा शुरू की जो फ्लाइट है उसमें बच्चे काफी थे, क्योंकि चीजों के लिए थोड़ी तकलीफ लोग बाग सोचते हैं होगी, तो इसलिए लोग बाग आ गए हैं।
सर, आपने तो कई इवैक्यूएशन मिशंस को खुद भी मॉनिटर किया है, किस तरीके से देखते हैं जो भारत का पेस है कि अब इवैक्यूएशन मिशंस बड़े सीमलेस होते हैं? हमने ऑपरेशन गंगा भी देखा, आपको भी देखा था, आप एक बॉर्डर पे मौजूद थे। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा संदेश जनता को दिया है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी फंस जाएंगे तो भारत सरकार आपके बचाव में आपको लेकर आएगी। और जितनी भी चीज आप देखते जाइए, यमन देखिए, आप इराक देखिए, आप लीबिया देखिए, कुछ भी, तो यूक्रेन देख लीजिए, कोविड के दौरान देख लीजिए, जहां पर भी जरूरत पड़ती है सरकार पूरे तरीके से, और अब ये सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। हमारे विदेश मंत्रालय में भी, हमारे नागरिक विमानन मंत्रालय में भी ये चीजें सब स्ट्रीमलाइंड हैं, और मैं तो कहूंगा पत्रकारों के लिए भी स्ट्रीमलाइंड है, ताकि आपको पता है कि किस तरीके से आ रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं, पहले नहीं पता चलता था। तो ये अभी अच्छे नियोजित तरीके से सब काम हो रहे हैं, और ये एक ही कारण है इसका, प्रधानमंत्री जी की सोच और समय पर निर्णय देना। वहीं स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की और आभार जताया। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत जो चौथी फ्लाइट है 274 लोगों के साथ दिल्ली पहुंच चुकी है। यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो लोग मौजूद हैं जो इजराइल से वापस भारत आ चुके हैं ऑपरेशन अजय के अंतर्गत। हम कुछ लोगों से यहां पर बात करेंगे और जानेंगे उनके कैसे अनुभव रहे हैं और किस तरीके से वो यहां पर पहुंच पाए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सिचुएशन क्या रही और किस तरीके से एम्बेसी ने आपको कॉन्टैक्ट किया है, क्या कहेंगे ऑपरेशन अजय? सिचुएशन वहाँ पर खराब है ही, जैसे हम जानते हैं, और एम्बेसी ने काफ़ी हमारे स्टूडेंट ग्रुप से लेके जो एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे पास आए, और हम स्टूडेंट यूनियन भी जो ग्रुप था तो उनसे हम लोग की लिस्ट लेके इवैक्यूएशन हुआ पॉसिबल, एंड वी वुड लाइक टू थैंक द इंडियन गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छा इवैक्यूएशन प्रोग्राम था जिन्होंने, उसमें बच्चों को आके, पहले तो एम्बेसी सबसे अच्छे से वहाँ पे यूनिवर्सिटी आई है, हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने पूछा तुम्हें इवैक्यूएट किया जाना चाहिए, इफ यू वांट टू बी इवैक्यूएटेड तो विल डू दिस प्रोग्राम, एंड उन्होंने अच्छे से प्रोग्राम किया, एंड विद इन 2 days उन्होंने हमें बराबर से इवैक्यूएट किया, वहाँ से बराबर कॉन्टैक्ट आया, मैसेज आया, एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड। It's a really great operation for us, and I will really like to thank government of India. Okay, because actually yes, people were saying yes, Tel Aviv is a bit safe, but actually not, because yesterday we heard lot of sirens, and even when we were at airport, वहाँ पे भी हमने siren सुना. Okay, and यहाँ missiles आ रही थी continuously, so no one knows कि future में क्या होने वाला है. So thank you so much. Finally we are here. Around, I believe, 250 plus passengers were there in this flight, and all the arrangements were done were pretty good, and honestly Indian Embassy done a fantastic job there. सेफ्टी को देखते हुए भारत सरकार ने इवैक्यूएशन किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जैसे कि वार टाइम हो सकता है और एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, तो इवैक्यूएशन एक अच्छा डिसीजन था। बहुत बढ़िया इन्होंने इंतजाम किया है और बड़ी सेफली लेके आए हैं ये लोग, सब चीज उन्होंने बड़ी अच्छी प्रोवाइड करी है उन्होंने हमारे लिए, एंड वी केम सेफली। बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी है तो मुमकिन है। इजराइल हमास संघर्ष के एक सप्ताह बाद इजराइल की सेना गाजा में बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इजराइल ने संयुक्त जमीनी, समुद्री और हवाई ऑपरेशन की बात कही है। हालांकि इजरायली सेना ने अभी यह नहीं बताया है कि यह कार्रवाई कब शुरू होगी। कल देर शाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन सैनिकों से मिले जो इस ऑपरेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। इस बीच गाजा में इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। इजराइल उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिणी हिस्से की तरफ चले जाने को कह चुका है। खबरों के अनुसार हजारों लोग गाड़ियों, बैलगाड़ियों और पैदल दक्षिण की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस संघर्ष में अब तक लगभग 3600 लोगों की मौत हो चुकी है।
इसराइल का कहना है कि उसके 1300 लोगों की मौत हुई है, जबकि फ़िलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2300 लोगों की मौत होने का दावा किया है। इस बीच इजरायली फ़ौज ने कहा कि रविवार को लेबनान के अंदर से इसराइल के एक सीमावर्ती गांव शुतला पर एक एंटी आर्मर मिसाइल दागी गई, जिससे 4 लोगों के हताहत होने की खबर है। वहीं इजराइल और गजा सीमा पर हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने हालात का जायजा लिया। मैं इस वक्त इजराइल गाजा बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़ा हूं। वो जो मेरे पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, कुछ ही किलोमीटर यहां से है, उस पहाड़ी के परे गाजा पट्टी है। आप देख सकते हैं कि इजरायली फौज ने यहां टैंक एकत्रित, बड़ी संख्या में टैंक एकत्रित शुरू कर दिए हैं। इंडिकेशंस ये हैं कि इजराइल अब गाजा पट्टी में ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये चल रहे युद्ध का रुख कंप्लीटली बिल्कुल बदल जाएगा। इसराइल ने यह कॉल दी है कि उत्तर में रह रहे जो पैलेस्तीनी हैं गाजा में, वो साउथ या दक्षिण की तरफ मूव करें। वहीं यूएन ने इसराइल को कहा है कि आप अगर ऐसी डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट करते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भयानक होंगे, डेविस्टेटिंग होंगे। और जो मुल्क हैं वो भी इसराइल को रिस्ट्रेंट शो करने के लिए या एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। पर देखना यह होगा कि क्या इसराइल इस बात को मानता है या क्या इसराइल इस ग्राउंड मिलिट्री एक्शन को अफेक्ट करता है। जो उनके जहन में इस वक्त बात होगी कि क्या हमास अगर वो मिलिट्री एक्शन करते हैं, ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट करते हैं, तो क्या हमास ने जो धमकी दी है कि उनके पास जो इजरायली सिविलियंस और सोल्जर्स, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, उनको एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। तो शायद इसी कश्मकश में इजराइल अभी ये मिलिट्री स्ट्रेंथ अपनी डिस्प्ले कर रहा है। पर अगर इस एक्शन को अफेक्ट किया जाता है तो युद्ध का रुख एकदम बदल जाएगा। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, इजराइल गाजा बॉर्डर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर एस जयशंकर आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे, जहां वियतनाम के विदेश मंत्री वुई थान सोन ने उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया। वियतनाम पहुंचकर विदेश मंत्री ने ऐतिहासिक ट्रान क्वॉक पैगोडा का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच सदियों पुराने संबंधों के प्रतीक ट्रान क्वॉक पैगोडा में बोधि वृक्ष है। उन्होंने कहा कि यह वृक्ष 1959 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन्ह को उपहार में दिया था। विदेश मंत्री कल 18वीं संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर वियतनाम के दौरे के दौरान, आप बता दें, अपने दौरे के दौरान वह द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने वियतनाम के बाक निन्ना में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने वियतनाम के लोगों में रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए उत्साह को देखकर उनका आभार जताया। P20 सम्मेलन का आयोजन 13 और 14 अक्टूबर को दिल्ली के यशोभूमि में सफलतापूर्वक हुआ। इसी उपलक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि G20 की तरह P20 में भी संयुक्त घोषणा पत्र पर सभी प्रतिनिधियों ने सहमति जताई, जिसके लिए सभी देशवासी जो हैं बधाई के पात्र हैं और साथ ही साथ जो देश हैं, जो प्रतिनिधि थे, वो भी बधाई के पात्र हैं। कि G20 और P20 में एक परंपरा है कि सभी देशों की सहमति, इसमें बहुमत के आधार पर नहीं, सबकी सहमति G20 P20 की का उद्देश्य रहता है। और मुझे खुशी है कि इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन में सबकी सहमति रही, लगातार प्रयास चलते रहे और G20 के डिक्लेरेशन के परिप्रेक्ष्य में पार्लियामेंट की जॉइंट डिक्लेरेशन अपने आप में सबके सहयोग से, सबकी सक्रिय भागीदारी से
ये संभव हो पाया। मैं सभी देशों के प्रतिनिधियों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि उसके द्वारा 1 अक्टूबर 2023 से शुरू किए गए विशेष अभियान 3.0 में कई उपलब्धियां हासिल की गई हैं। रेल मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विशेष अभियान के दौरान कार्यालय स्क्रैप से निपटान के करीब 66.83 लाख रुपए का राजस्व एकत्रित किया गया है। स्क्रैप निपटान पर विशेष ध्यान देने के परिणाम स्वरूप करीब 3,97,619 वर्ग फीट कार्यालय स्थान को खाली कराया गया है। साथ ही इस अवधि के दौरान 5,297 से अधिक स्वच्छता अभियान चलाए गए। इस दौरान 51,954 से अधिक फाइलों की समीक्षा भी की गई। रेल मंत्रालय ने देश भर में अपने जोनल मुख्यालयों, मंडल कार्यालयों, उत्पादन इकाइयों, RDSO, प्रशिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और 7,000 स्टेशनों पर पूरे उत्साह और जोश के साथ विशेष 3.0 अभियान चलाया। रेलवे ने 31 अक्टूबर तक 10,722 स्वच्छता अभियान चलाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान के दौरान कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर स्क्रैप डिस्पोजेबल विशेष ध्यान दिया जा रहा है और 3,18,504 वर्ग फीट जगह खाली कराने का लक्ष्य रखा गया है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल हो गए। हादसा रात 1 बजे के करीब समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुआ, जिसमें टेम्पो ट्रैवलर और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के संभाजी नगर के भीषण सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि छत्रपति संभाजी नगर जिले में दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। पीएम ने कहा कि मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के तिरुवंतमलाई के जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। घटना चेंगम के पास उस समय हुई जब एक कार और लॉरी आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि 7 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार यह सभी लोग एक शादी समारोह से घर लौट रहे थे। आज दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उधर हरियाणा के कई हिस्सों में भी भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप की तीव्रता 3.1 थी। शाम 4:08 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा का फरीदाबाद बताया जा रहा है। भूकंप को महसूस करते ही लोग अपने घरों से बाहर की ओर भागे। इससे पहले 3 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रविवार को दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके खासतौर से नोएडा और गाजियाबाद में लगे और इससे पहले भी हमने आपको बताया कि 3 अक्टूबर को लगभग भूकंप के जो झटके हैं वो लोगों द्वारा महसूस किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एनसीपी के पूर्व सांसद की 315 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। जो संपत्तियां अटैच की गई हैं वो एनसीपी के पूर्व कोषाध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य ईश्वर लाल शंकर लाल जैन लालवानी और उनके बेटे मनीष ईश्वर लाल जैन लालवानी से संबंधित हैं। इनमें से 3 कंपनियों की संपत्तियां भी शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नवरात्रि के पहले दिन जम्मू के बाहू किले के परिसर में मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर के
कठुआ जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दुनिया को नया रास्ता दिखा रहा आता है और इसके साथ साथ आरएसएस संचालक ने भारत के नेतृत्व में G20 में अपनाए गए वसुधैव कुटुंबकम के विचार पर भी अपने उल्लेख किया। भारत के पास कोई प्राचीन पूंजी ऐसी है जिससे दुनिया को रास्ता मिल सकता है और मिलता है। अभी G20 हुआ, G20 में मुख्यतः आर्थिक और भू राजनीतिक मामलों का विचार होता है, वो भी अर्थाधारित ही विचार होता है। व्यापारी मानसिकता से ही सारे देशों के मुख्य और प्रशासक वहां आते चर्चा करते। लेकिन भारत में परिषद हुई, भारत यजमान बना, तो परिणाम क्या हुआ? अर्थाधारित विचार करने वालों ने वसुधैव कुटुंबकम के मानवीय विचार को स्वीकृत किया। आज भारत सहित दुनिया भर में विश्व छात्र दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन और कार्य की स्मृति में 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को नमन किया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अपने विनम्र व्यवहार और विशिष्ट वैज्ञानिक प्रतिभा को लेकर जन जन के चहीते रहे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। पीएम ने राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण भी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ज्ञान और विज्ञान के अद्भुत संयोजन से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने देश की सुरक्षा में अभेद बनाने में अहम योगदान दिया। संघर्ष से शीर्ष तक का उनका सफर न केवल देश बल्कि संपूर्ण मानव जगत के लिए एक विरासत है। मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम का जीवन देश के युवाओं को नई सोच व समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर नमन। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली, जिसके चलते पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। राज्य में मनाली और कुल्लू के ऊंचे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल तक मध्यम से तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि उत्तर पश्चिम भारत में आज रात से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज रात से कल तक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बहुत तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में भी हल्की बारिश हो सकती है। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पहले दिन कलश स्थापना की गई और मां दुर्गा की प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की गई। अलग अलग जगहों पर आज पूजा अर्चना हुई और शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्रि पर अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया, देशवासियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। शक्ति प्रदायिनी मां दुर्गा हर किसी के जीवन में सुख समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आएं। जय माता दी। वनडे विश्व कप में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीम आमने सामने है। ताज़ा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 285 रन का लक्ष्य रखा है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का यह तीसरा मैच है। पहले मैच में इंग्लैंड को न्यूजीलैंड से हार मिली थी, जबकि दूसरे मैच में टीम ने बांग्लादेश को हराया था।
वहीं अफगानिस्तान को बांग्लादेश और भारत के खिलाफ दोनों मैच में हार का सामना करना पड़ा था। तो फिलहाल के लिए डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।